नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। उत्तर प्रदेश के लोग अभय द्विवेदी जी की बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ को बुला के कहा गया था कि आप राष्ट्रपति बन जाइए। अभय द्विवेदी जी ने तो चौंकाने वाली बात यह की कि संघ चाहता है और बीजेपी भी चाहती है कि चंद्रचूड़ साहब उपराष्ट्रपति बन जाए। पता नहीं क्या क्या इस देश की राजनीति में हो रहा है। नीतीश कुमार का नाम चलता रहा, लेकिन अभय द्विवेदी जी का भी मानना है कि नीतीश कुमार पे बिहार चल नहीं पा रहा, भूल जाते हैं किससे क्या बात कर रहे हैं। एक अफसर के सिर पर ही गमला रख दिया था तो वो उपराष्ट्रपति कैसे बन जाएंगे। तो लिहाजा उनका बनना संभव नहीं। लेकिन क्या क्या है इस राजनीति के पीछे, धनखड़ का इस्तीफा क्या हुआ, क्या खेल है बीजेपी का संघ का, और क्या 17 सितंबर को मोदी जी का इस्तीफा होगा। अगर आपको इन सब सवालों के जवाब सुनने हैं तो चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और फिर पूरी बातचीत सुनिए। चलिए अभय द्विवेदी जी के पास। 4 पीएम यूपी में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। उप राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, अचानक से खबर चलने लगी कि कौन बनेगा। नीतीश बाबू बनेंगे, कोई और बनेगा। खबर ये भी हुई कि दिल्ली बुलाया गया योगी आदित्यनाथ को कि भाई आप उपराष्ट्रपति बन जाओ, यूपी की कमान कोई और संभाल ले। क्या लग रहा है उपराष्ट्रपति के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें क्या लग रहा है, नीतीश बाबू, योगी आदित्यनाथ या कोई और तीसरा व्यक्ति कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति? देखिए, पहली बात तो मैं ये यहाँ पर दर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है सनसनीखेज है। इसने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता का जो पूरा सरंजाम खड़ा किया था, पूरा जो महल खड़ा किया था, कि वो एक संकट के बिंदु पर पहुंच गया है। और पिछले 11 साल में ये संकट का दूसरा बिंदु है। पहला बिंदु कौन सा था याद कीजिए, 2015 में आया था, जब दिल्ली में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई थी। तब मार्गदर्शक मंडल के एक नेता ने पत्र लिख दिया था, मार्गदर्शक मंडल ने पत्र लिख दिया था और भाजपा के अंदर भगदड़ मच गई थी और समझा जा रहा था कि मोदी के नेतृत्व को बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। तब मोदी ने किसी तरीके से होल्डिंग ऑपरेशन किया और किसी तरीके से उस परिस्थिति से वो उभरे। देखिए, 2016 में जो नोटबंदी की गई थी वो उसी होल्डिंग ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो मैं कहना ही चाहता हूं, उसके बाद में अब संकट आया है फिर से। कोई भी वजह रही हो, अब आप सोचिए, एक आदमी जो उपराष्ट्रपति था वो उपराष्ट्रपति अब नहीं रहा, पद खाली हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष ढूंढ नहीं पा रही है, उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साथ उसकी जद्दोजहद चल रही है। अब संघ की मर्जी के बिना और अपने जो एलाइज हैं, अपने जो भागीदार दल हैं, उनकी मर्जी के बिना अब भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति किसी को बना नहीं सकती। अब उसके पास बहुमत भी नहीं है। जब जगदीप धनखड़ को बनाया तब तो बड़े बहुमत की पार्टी थी, अब तो अल्पमत की पार्टी है। तो अब उसके लिए राष्ट्रपति अपनी मर्जी का चुनना और ज्यादा मुश्किल है। तो एक तरह से उसका पूरी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, भाजपा की जो पूरी महत्वाकांक्षाएं हैं देश पर एक छत्र राज करने की, वो महत्वाकांक्षाएं गड़बड़ाती हुई दिखाई पड़ रही है। पूरा मामला अपनी जगह पे अस्थिर हो गया है, हिल गया है। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तब कभी कभी घटनाक्रम इस तरह से चलता है, परिस्थिति की परतें इस तरीके से खुलती हैं कि फिर चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं, कंट्रोल में रह भी सकती हैं, लेकिन इसका भी एक अंदेशा है कि चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएं और सारी चीजें गड़बड़ा जाएं। अब देखिए, संघ बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, संघ कुछ नहीं बोल रहा। पिछले 23-24 घंटे से जगदीप धनखड़ भी बिल्कुल चुप है, उन्होंने अपना प्राइवेट फोन ऑफ कर रखा है। पत्रकार उन्हीं के जरिए उनसे बात करते, पत्रकारों से बहुत अच्छे संबंध है उनके। जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उस वक्त भी दिल्ली के पत्रकारों से पूरी तरह कांटेक्ट में रहते थे। उन्हें सब पता रहता था कि मेरी आलोचना कहाँ हो रही है, फिर वो अपनी मुकाबले की तारीफ करवाते थे ताकि उस आलोचना को कैंसिल आउट किया सके। ये सारे काम करने में बहुत कुशल थे। उन्होंने अपना फोन लगातार स्विच ऑफ कर रखा है। कौन नया राष्ट्रपति बनेगा? नीतीश कुमार के बनने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को बनाया, उपराष्ट्रपति उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो कि राज्यसभा को ठीक से चला सके। अभी एक देश एक चुनाव वाला, एक राष्ट्र एक चुनाव वाला बिल भी आने वाला है और भी महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूंसीज का दोबारा गठन होने वाला है, बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति राज्यसभा का उपसभापति नहीं हो सकता। नीतीश कुमार के बनने का मेरी निगाह में कोई
कोई संभावना नहीं है नीतीश कुमार की बनने की। हो सकता है कि जो मौजूदा राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, जो पत्रकार भी रह चुके हैं, प्रभात खबर के संपादक थे, हम लोग उन्हें जानते हैं, पहले से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनको भी उपराष्ट्रपति बनाया सकता है। और भी कई लोग हैं जिनको उपराष्ट्रपति बनाया सकता है, लेकिन जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा उस पर एक तो संघ का ठप्पा चाहिए, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का ठप्पा चाहिए, नीतीश कुमार का ठप्पा चाहिए, और छोटे छोटे दलों के भी ठप्पे चाहिए उनके ऊपर, तब वो उपराष्ट्रपति बनेगा। और आप देखिए आज स्थिति क्या है, चंद्रबाबू नायडू ने अपने व्यक्ति को राज्यपाल बनवा दिया। आप क्या समझते हैं 4 जून 2024 से पहले कोई किसी एलआई की दम थी, किसी भागीदार दल की दम थी अपने व्यक्ति को राज्यपाल बनवा देता? अच्छा, तो इस बीच में ये योगी का चंद्रचूड़ का नाम क्यों चला कि ये इनके नाम के उपराष्ट्रपति की चर्चा क्यों हो गई? भाई योगी को तो किसी तरीके से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से हटाना चाहते हैं। उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप योगी को निकाल दीजिए वहां से, उनसे कह दीजिए कि जाइए अब आप गोरखपुर जाइए और भजन कीर्तन कीजिए। एक तो तरीका ये है, तो योगी जी फिर उसका बदला लेंगे, योगी जी फिर परेशान करेंगे। वो योगी जी ये फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान तो कर ही सकते हैं। इस मामले में तो उनकी क्षमताओं पर किसी को संदेह है नहीं। तो दूसरा तरीका ये है कि भाई उनको वोट फुसला के एक कोई ऐसा शोभा प्रतिष्ठा का पद दे दिया जाए जिसपे वो अपने बैठे हुए सत्ता का उपभोग करते रहें और बीच बीच में इधर उधर धरना प्रदर्शन उद्घाटन करते रहें अपने। वो ऐसे पद, एक तो राज्यपाल का पद हो सकता है, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद हो सकता है, तीसरा राष्ट्रपति का पद हो सकता है। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो वहां पर किसको बैठाया जाए, इसमें योगी जी की भी एक संभावना हो सकती थी। योगी जी किसी कीमत पर योगी जी तो मानते हैं कि अगर उनको लखनऊ छोड़ा गया तो वो तो दिल्ली जाएंगे सीधे सीधे। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। बीच में और कोई पद उन्हें नहीं चाहिए। अच्छा, कितना खराब चंद्रचूड़ का सवाल है, चंद्रचूड़ मेरा मानना है कि वो संघ परिवार के गुड बुक्स में है, मोदी जी की भी गुड बुक्स में है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है, उसमें हिंदुत्ववादी राजनीति को बहुत लाभ हुआ है जी। तो अगर चंद्रचूड़ उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये देश के लोगों के लिए, एक आम आदमी के जो न्याय के प्रति उसका सम्मान है, जो न्यायालय के प्रति सम्मान है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। क्योंकि जब चंद्रचूड़ ने करता है आजकल, आप आदर्श की बातें करते हैं और आप पहले भी इस तरह की आदर्श की बातें करते रहे हैं, आप बंद कर दीजिए आदर्श की इस तरह की बातें करना। उसकी किसी की कोई परवाह नहीं है, सबको अपनी अपना राजनीतिक गोटी लाल करनी है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य ये है कि उसकी राजनीति किसी तरह सेट रहे। राजनीति अगर चंद्रचूड़ बन गए तो आराम से सब काम ठीक हो जाएगा। कितना खराब लगता है कि एक आदमी इतना करीब रहा, हाथ जोड़ता रहता, यूं करके आलोचना होती थी कि तुमसे उम्र में बड़े भले हो लेकिन पद में छोटे हैं, तब भी तुम हाथ जोड़ रहे हो प्रधानमंत्री के। वो व्यक्ति एक इस्तीफा देता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से। कितनी दूरी है प्रधानमंत्री की और उपराष्ट्रपति के घर की दूरी? जाके हालचाल पूछ सकते थे। लेकिन घंटों बीत गए, रात का इस्तीफा, पूरा रात बीत गई, सुबह बीत गई, दोपहर को जब इतनी आलोचना हुई कि प्रधानमंत्री ने हालचाल तक नहीं पूछा, ट्वीट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। 20 करोड़ की बीजेपी में किसी बड़े नेता का ट्वीट नहीं आया, कोई उनके घर मिलने नहीं गया, किसी ने धनखड़ जी से जाके पूछा नहीं आपका हार्ट ठीक है, लीवर ठीक है, ब्लड प्रेशर शुगर ठीक चल रहा है, कुछ नहीं। मतलब ही नहीं किसी को, दूध में मक्खी की तरह निकला। से यही सवाल आज पूछा गया तो उसका जवाब बड़ा सीधा और बड़ा प्यारा सा जवाब था, भाई तबीयत तो उनकी पूछी जाती है, इनकी तबीयत खराब हो। हाँ, बात तो सही है। इसकी तबीयत ही खराब नहीं है, उसकी तबीयत का उसका हालचाल पूछने कौन जाएगा? उनकी तबीयत खराब है ही नहीं, उनका हालचाल पूछने कौन जाएगा? तो दरअसल तबीयत खराब होने का तो एक बहाना है, ये तो एक ऐसा बहाना है, इस्तीफा पहले का लिखा हुआ, इस्तीफा रखा हुआ, दस्तखत करवाए रखे हुए, इबारत जोड़ दे नहीं आपको उसके ऊपर, उसके ऊपर। अच्छा, ये संसद के सत्र के पहले ही दिन ये जो बवाल हो गया, उसके बाद हाउस में हंगामा हुआ, बिहार के मुद्दे को लेकर इतना बवाल मच रहा है, क्या लग रहा है आपको कि ये पार्लियामेंट सेशन बहुत भारी पड़ने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत रहने वाली है? वो तो पढ़ना शुरू हो गया है भारी, वो सेशन भारी पड़ना शुरू हो गया है। देखिए, मोदी जी जो नैरेटिव चलवा रहे हैं मीडिया के जरिए कि उनके साथ गद्दारी की गई है और उनके साथ गद्दारी करने वाला बच नहीं सकता,
उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, भले ही वो बहुत बड़े संवैधानिक पद पर क्यों ना हो। ये जो नैरेटिव चलवा रहे हैं, इससे उनकी सत्ता की बागडोर, ये तथ्य नहीं छिप सकता कि सत्ता की बागडोर अब पूरी तरह उनके हाथ में नहीं है। उन्हें सत्ता किसी दूसरी शक्ति के साथ, वो दूसरी शक्ति एक ही है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, दूसरी शक्ति के साथ साझा करनी पड़ रही है उन्हें। तो वो स्थिति है और संघ परिवार ने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके जरिए वो धीरे धीरे करके पूरे सत्ता के इस विन्यास को अपने तरीके से बनाएगा। एक आखिरी सवाल, 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो जाएंगे तो क्या उनके इस्तीफे की बात भी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है। कैसे होगी, क्या होगी, वो 75 साल के उसी दिन हो जाएगी या उसके कुछ दिन बाद होगी। अभी तो देखिए सितंबर में अभी तो 1 अगस्त का पूरा महीना पड़ा हुआ है। इस बीच में क्या होता है देखने की बात है। सरकार जो नैरेटिव बता रही है, क्या ये नैरेटिव सही साबित होता है या कोई और बात निकल कर आती है? धीरे धीरे करके पता होगा। धनखड़ साहब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, अभी तक तो चुप है वो, और पत्रकार लोग भी निकाल के लाएंगे, संघ के अंदर से भी बात निकल के आएगी। केवल ये मानना कि धनखड़ साहब भाजपा के, कांग्रेस के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहे थे, इसकी वजह से भाजपा को राजनीतिक नुकसान हो सकता था, तो भाजपा ने कहा कि इस आदमी की ये मजाल कि हमने इसे बनाया राज्यपाल, फिर बनाया उपराष्ट्रपति, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, इस्तीफा दो। ये नैरेटिव मेरी कम से कम समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ दिनों बाद सारी परतें साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय दवे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपने प्यार भरे कमेंट से हमें बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।